प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हरिवंश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर। मेरे भाई एवं बहनों, आज कुछ नया पढ़ाने वाला हूं। आप लोग बहुत दिन हो गए हमसे मैथ पढ़ते पढ़ते। आज हम बड़े मुद्दे उखाड़ेंगे। आज हम पढ़ाएंगे इतिहास। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इतिहास कोई विषय नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट ए सब्जेक्ट। इतिहास तो हमें अपने पुरखों की जानकारी देता है। इतिहास का मतलब है कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारा शासन, हमारी व्यवस्था कैसे कैसे चल के आई है और उस आधार पर अब हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। बेटा, आपको इतिहास तो पढ़ना ही चाहिए। आप चाहे मेडिकल के साथ से स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी कीमत पर आप ये तो जान ही लीजिए कि आपको हिस्ट्री तो पढ़ना ही होगा। तो उसी में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसी में आज आप लोगों के सामने इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग कहोगे, सर जी, एक मैथ का टीचर इतिहास पढ़ाएगा, कैसा लगेगा? तो इसके लिए आपको वीडियो पर निरंतर बना रहना होगा। मेरे बच्चों, आज आपको मैं बता रहा हूं, इतिहास में मैं आपको एनसीईआरटी सीरीज लेकर आया हूं और इसमें भी मैं आपको सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि उससे क्वेश्चन ना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेटा, आपको पढ़ाएंगे क्या? आप कहोगे, सर जी, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आधुनिक पढ़ाएंगे, यानी मॉडर्न से शुरुआत करेंगे। मॉडर्न में भी मैं आपसे शुरू करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे भारत में आई, किस प्रकार से इन्होंने व्यापार किया, कैसे हमको कब्जे में कर लिया। क्योंकि आपको पता है, धीरे धीरे ये मात्र एक व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और व्यापार करने के उद्देश्य से और साम्राज्य तक कैसे पहुंचे हैं, इसका मैं बेसिक ओवरव्यू आपके सामने लाया हूं। तो बच्चों, इतिहास में कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको समझना होना। तो अब टर्मिनोलॉजी में जैसे एक आपका शब्द मिलेगा सदी, एक शब्द मिलेगा सदी। बच्चों, कौन सा शब्द मिलेगा? सदी। इन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सदी, सदी के अलावा एक शब्द मिलेगा पूर्वार्ध। पूर्वार्ध। इसके बाद एक शब्द मिलेगा उत्तरार्ध। इसके अलावा मिलेगा ईसा पूर्व। इन टर्मिनोलॉजी को समझना महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, चूंकि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए ईसा पूर्व का मतलब नहीं होने वाला। इसमें जो भी बताएंगे हम आपको सदी से शुरुआत करेंगे। बेटा, मैं बस आपको बता दूं कि ईसा पूर्व का मतलब होता है, कहीं पर इसको इंग्लिश में मिलेगा बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब हो जाएगा बीसी। और ईसवी की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है एडी। अगर इंग्लिश में कहीं पर शब्द मिल जाए एडी, तो इसका मतलब हो गया कि आफ्टर डिकेड, यानी जैसे हम कहें 2020, 21, 22, वो एडी होता है। और बीसी का मतलब हो जाता है कि ईसा पूर्व। इस चीज को आपको समझना होगा। जैसे हम कहें 100 ईसा पूर्व, यानी सन 1 ईस्वी के 100 साल पहले की बात हो रही है। हम कहें 500 ईसा पूर्व, यानी सन 1 ईस्वी के 500 साल पहले की बात हो रही है। हम कहें 200 ईसा पूर्व, यानी सन 1 ईस्वी के 200 साल पहले की बात हो रही है। हम कहें, अब जरा देखिए सदी की बात। बेटा, सदी का मतलब होता है 100 सालों का समूह की अगर हम बात करें, उसे हम कहेंगे सदी। सहस्राब्दी यानी 1000 सालों का समूह होता है। ठीक है, वो सहस्राब्दी होता है। बेटा, कहीं ना कहीं आपका हिंदी में एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पूछते हैं सहस्राब्दी किसे कहते हैं, सदी किसे कहते हैं, दशक किसे कहते हैं? तो 10 सालों का समूह। जैसे अगर हम बात करें कि वर्तमान में जैसे कि 2021 से और 2030 तक, यानी कहीं ना कहीं इसे कहेंगे ये दशक कहलाता है। जैसे कहें 1990 से और 2000 तक, इस दशक में भारत की सरकारें अस्थायी रही हैं। इसका मतलब 91 से लेकर 2000 तक ये दशक कहलाता है।
ठीक है। अब एक बात करेंगे, चूंकि इतिहास आप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, इसमें सदी, अब सदी का मतलब आप जरा समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें शॉर्टकट में, बहुत कुछ गागर में सागर भरने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम सदी की बात करें, जैसे कहें 20वीं सदी, जैसे अगर हम बात करें 20वीं सदी, जैसे हम बात करें 19वीं सदी, जैसे अगर हम बात करें 18वीं सदी, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 15वीं सदी। तो बच्चे आप याद रखना कि इस 20वीं सदी की बात हो रही है, यानी इसका मतलब यह है कि 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, यानी 19वीं सदी कंप्लीट कर चुके हैं हम, है ना। यानी 19वीं सदी कंप्लीट कर चुके हैं और हम 20वीं सदी की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 18वीं सदी की, चूंकि अभी हम 18वीं सदी को इसलिए पहले बता रहे हैं क्योंकि यानी 18वीं सदी की बात हो, यानी 17 सदी कंप्लीट हो गई है ना। अब ये हो गई 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी, ठीक है, 15वीं सदी। इन सदियों का मतलब होता है कि जैसे अब मान लीजिए 1000 ईस्वी कंप्लीट हो गई, जैसे अगर हम बात करें सन 1700 ईस्वी कंप्लीट हो गई, यानी 1700 सदियां कंप्लीट हो गई, 18वीं सदी में हमारी एंट्री हो गई। आप कहोगे जी सर, है ना। तो ये हो जाएंगी सदियां। अब हम बात करेंगे पूर्वार्ध की। तो प्यारे बच्चों, पूर्वार्ध का मतलब होता है कि जैसे 1 ईस्वी से, और जैसे मान लीजिए सदी का मतलब 100 साल का समय। अब 100 साल में, अब पहले तो आप 1 से लेकर 50 तक एंट्री करोगे, यानी 1 से लेकर 50 तक। आप कहोगे जी सर। और फिर 51 से लेकर अगले 100 तक, यानी जब आपको 1901, 1920, 1903, 1940, 1935, इसका मतलब होता है पूर्वार्ध। और अगर कहीं उत्तरार्ध की बात कर दे तो यानी 51, 52, 53 और 100 तक। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का भी मतलब आपको समझना होगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आती है। फिर आपको कोई सर जी पूर्वार्ध क्या है, उत्तरार्ध क्या है, कि 17वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, या कि अब सर जी उसने 17वीं शताब्दी लिख दिया, 1751 नहीं लिखा, सॉरी 18वीं शताब्दी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि 17 शताब्दी कंप्लीट हो गई, 18वीं शताब्दी में एंट्री हो गई। अब वो बात के पूर्वार्ध की आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जैसे हम कहें कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 1701 से 1750 की बात हो गई है। उत्तरार्ध में यानी 51 से लेकर और अगले 100 तक बात हो गई है। तो ये हो गया पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इतनी चीजें आपको समझनी होगी। तो बच्चों, आज मैं आपको शुरू करूंगा, बच्चों आज मैं आपके सामने शुरू करने वाला हूं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेटा देखिएगा, इसके लिए आप लोग अपने हाथ में एनसीईआरटी क्लास 8 की किताब लेकर बैठे। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट स्रोत क्या है इतिहास पढ़ने का, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना चाह रहे हो तो क्लास 8 की एनसीईआरटी किताब ले लीजिए। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, जिसको मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, तो क्लास 7 ले लीजिए। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 6 लीजिए। मेरे बच्चे, अगर आप क्लास 6 to 8 अच्छे से पढ़ रहे हो तो मेरी बात मानिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में जल्दी आप फेल होने वाले नहीं हो। फिर 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, एडवांस लेवल पढ़िए। फिर आप, मैं इतना गारंटी कर रहा हूं, अगर आप आरओ या पीसीएस जैसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। कहीं ना कहीं क्लास 6 to 8 आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग क्षमता को बढ़ाता है। तो बच्चों, आज आप लोगों के सामने शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहली ये, तो देखिए इसमें आप लोगों के सामने पहला चैप्टर आपके सामने है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आप लोग, पहला चैप्टर आपके सामने आ चुका है। बच्चे, इसमें आप लोग जानते हो कि जैसा कि जो हमारे इतिहास में अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, चूंकि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। अब पुर्तगालियों में अगर हम बात करें तो चूंकि इससे पहले की अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे देश से यानी भारत से और यूरोप में व्यापार तो होता ही था। अब उस व्यापार में होता, चूंकि यूरोप एक ठंडा देश है, ठंडा देश नहीं, पूरा यूरोप यानी कंट्रियों का जो समूह है, वहां पर सूर्य की किरणें जो हैं वो वर्ष भर जो है वो तिरछी पड़ती हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है कि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसके कारण वहां पर जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, और उन्हें कहीं ना कहीं नॉन वेज और मीट पर आधारित रहना पड़ता है। अब नॉन वेज बनाओगे तो आपको मसाले की भी ज़रूरत पड़ेगी, इलायची की भी ज़रूरत पड़ेगी, दालचीनी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और पहनने के लिए सूती वस्त्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए यूरोपियों को कहीं ना कहीं
जो कस्तुनतुनिया और मध्य एशिया से होकर भारत में आना पड़ता था। अब भारत यानी एशिया और यूरोप के बीच में एक देश पड़ता है जिसको वर्तमान में तुर्की कहते हैं, और तुर्कमेनिस्तान, ये जो देश है, अगर अभी आपको मैप में दिखा देंगे, ये कहीं ना कहीं पुल की भांति कार्य करते थे। अब कस्तुनतुनिया जो है उस पर तुर्कों का कब्जा हो गया। अब कस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का कब्जा होने के बाद उन्होंने उस रास्ते को बाधित कर दिया है। अब जब आपकी जिंदगी में एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जन्म लेता है। अब उस समय तक समुद्री रास्ते की खोज हुई नहीं थी। अब यूरोप में एक देश है पुर्तगाल, वहां से एक नाविक चलता है। हालांकि वास्को डी गामा आप लोग जानते हो, इससे पहले भी 1492 बार्थोलोमिया चला था। क्योंकि 1498 में एक नाविक चलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा, पुर्तगाल से चलता है। वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए और भारत के कालीकट बंदरगाह पर आता है अब्दुल मनीफ नामक व्यापारी की सहायता से। अब यहां उस समय केरल में या भारत में जो राजा हुआ करते थे उनको जमोरिन कहते थे। तो कालीकट में जब आया तो राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अब जब वास्को डी गामा, हालांकि देखो इतिहास में कई जगह विवाद भी है, जैसे अगर आप वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे कब आया तो 1498 में तो आया था, लेकिन उसमें तारीख में थोड़ा, जैसे आप एनसीईआरटी से लेकर कई किताब तो 17 मई मिलेगा, कुछ जगह पर 20 मई भी मिलेगा, तो आप 17 मई को प्रमाणिक आप मानिए। तो 17 मई को जब आया, आने के बाद जब वो वापस यूरोप गया अपने देश में, तो उसका आने और जाने के खर्चा का 60 गुना उसने प्रॉफिट कमाया। अब कहीं ना कहीं, अब जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं या कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर जी भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, तो कैसे की थी? अरे कोई भारत इंडिया कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसने खोज की थी, उसने समुद्री रास्ते की खोज की थी। समुद्री रास्ते की खोज की थी। अब समुद्री रास्ते की खोज की, फिर वो वापस चला गया। अब चूंकि यूरोपियों को लगा तो फिर होड़ लग गई भारत में आने की, फिर वहां से डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, और धीरे धीरे और भी फ्रांसीसी वगैरह आना शुरू हो गए। अब उसी में अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों में सबसे पहले आपको पता है कि जो उनका जो जहाज कैप्टन जो हॉकिंस वगैरह थे, और ये लोग जो भारत में आए जहांगीर के दरबार में, टॉमस रो वगैरह, फिर इन्होंने अपना व्यापार के लिए सूरत में कोठी स्थापित की, मसूलीपट्टनम में की थी। इसके बाद आज हम लेकिन आपके सामने चर्चा जो करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर करेंगे। बच्चे आप लोग जानते हो कि हमारे देश में अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था, मुगल से पहले राजपूतों का शासन था। तो बेटा अब मुगलों में आपको पता है एक अंतिम मुगल हुए जिनका नाम क्या था? बादशाह, जिनका नाम था अंग्रेज, सॉरी औरंगजेब। अंग्रेज नहीं था, औरंगजेब था। अंतिम मुगल बादशाह थे औरंगजेब। बच्चों आपको बता दें कि मुगलों का जो कार्यकाल शुरू होता है वो बाबर से शुरू होता है। बाबर से लेकर और औरंगजेब तक ये शक्तिशाली शासक रहे। जब तक ये दिल्ली की गद्दी पर रहे तब तक विदेशी ताकत कंपनियों की इतनी ताकत नहीं रही कि वो भारत में आकर और भारत को गुलाम बनाने की हैसियत भी रखें। लेकिन छल और कपट के दम पे उन्होंने क्या किया जरा देखिए। तो मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम जो शासक था वो कौन था? औरंगजेब। चूंकि अब और अमर होकर तो दुनिया में कोई आया नहीं। अब सन 1707 ईस्वी में यानी 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। बच्चे आप जानते हो कि जब कोई बड़ा आदमी कि अचानक मृत्यु हो जाए या सामने से हट जाए तो छोटी छोटी ताकतें उभरना शुरू हो जाती हैं। जब बड़ी ताकत और हैसियत, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कोई बड़ा जमींदार हो या जो बड़ा ताकतवर इंसान हो, जब तक वो होता तब तक तो सब कंट्रोल रहते हैं कि हाँ साहब जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बड़े बड़े जो जमींदार थे उन्होंने कहा नहीं हम ताकतवर, हम ताकत, चूंकि जिसका असली खौफ था वो दुनिया से जा चुका था। अब उन्होंने, अब बड़े बड़े जो जमींदार अपनी ताकतें दिखाने लगे, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। क्षेत्रीय रियासतों का मतलब आप समझिएगा कि जैसे आप मान लीजिए मैं कन्नौज में हूं तो मैंने कन्नौज पे कब्जा कर लिया, किसी ने कानपुर पे कब्जा कर लिया, किसी ने इटावा पे कर लिया, और या क्षेत्रीय रियासत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा साम्राज्य। बेटा एक बात आप याद रखना कि अगर आपके घर में अब अगर आपके भाई हैं और वो अपनी अपनी अगर ताकतें दिखाने लगेंगे तो आप यकीन मानिए आपका परिवार कमजोर हो जाएगा। ये बात आप जानते हो। अगर आप कहते हैं ना कि बंदी बढ़नी की जो ताकत होती है वो अलग होती है, तो छोटी छोटी रियासतें उनकी अलग रियासत हो गई, वो अपनी ताकत दिखा रहे थे, वो अपनी ताकतें दिखाने लगे। तो अब
जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जब छोटी छोटी जो ताकतें आ जाएंगी सामने, उभरने लगेंगी, तो दिल्ली का शासन कैसे रह पाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के योगी जी कहते हैं कि नहीं हम अलग, मेरा अलग साम्राज्य रहेगा, मोहन यादव जी अलग कह दें, त्रिवेंद्र रावत जी अलग कह दें, क्योंकि अब तुम्हारी हैसियत नहीं है। क्योंकि अब आपको पता है कि अनुच्छेद 1 यूनियन ऑफ स्टेट, अब ऐसा नहीं कर सकते, हमारे संविधान में लिखा है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। तो इसलिए आप कुछ भी करो, आप भारत के हैं, भारत के ही रहोगे। जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, है ना। तो अब जरा देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध, 18वीं सदी के उत्तरार्ध, देखिए अभी मैंने आपको बताया बेटा 18वीं यानी 17 शताब्दी कंप्लीट हो गई, यानी 1750 से और 1800 के बीच की बात हो गई है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। यानी कि अब अंग्रेज उधर से तो औरंगजेब की मृत्यु हुई, छोटे छोटे जमींदार आए, जमींदारों के बाद अपनी अपनी ताकतें दिखाने दिल्ली पे कमजोर पड़ गए। इधर अंग्रेज भी आ चुके थे 1651 ईस्वी में, चूंकि अंग्रेजों की जो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हो चुकी थी, ठीक है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेज, अब जरा देखिएगा अंग्रेजों के रूप में ताकत उभरी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यानी मात्र भैया तुम्हारे यहाँ इसलिए आए थे कि आप अपने घर पे दे दो, हम आपके यहाँ अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, सिर्फ इस बात के लिए आए थे। अब देखिएगा, और यहाँ इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि व्यापार करने आए थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वे एक दिन विशाल साम्राज्य के स्वामी बैठे, इस अध्याय में आप आगे देखेंगे। बच्चों जरा इसको देखिएगा, देखिए ये एक चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की, बेटा आपको पता है बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह हुए थे, ठीक है, उनका इन्होंने चित्र दिखाया है कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर हो ही नहीं सका, क्योंकि मुगल बादशाह के बाद जो मुस्लिम सत्ता थी वो छोटे छोटे कमजोर शासकों में आ चुकी थी, ठीक है। एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर थे ना, ये यही अंतिम शासक थे, और कैप्टन हडसन नामक व्यक्ति ने बहादुर शाह जफर और उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। ये देखिए हमारे जो अंतिम मुगल बादशाह थे ये खड़े हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कहीं ना कहीं देश के कुछ गद्दारों की भी भूमिका रही थी, उसको भी आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, और लेकिन क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए हैं, इस चीज को हमें समझना होगा, बस इसीलिए तो इतिहास पढ़ना है। आखिर जब हम इतिहास पढ़ेंगे तभी तो हम जानकारी लेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और आगे आने वाले समय में ये यूरोपीय कंपनियां जो हैं या यूरोपीय लोग हैं या विदेशी ताकतें हैं, हमें फिर उसी रूप से क्या हमारे ऊपर कब्जा कर सकती हैं, कैसे हमें अलर्ट रहना है, हमें पढ़ना है। बेटा देखिएगा, अरे भाई बढ़ जाओ, अच्छा अगला, हाँ अब जरा देखिए, देखिए बच्चे, अब जरा देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, बेटा एक आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ल्ड का मैप है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मैप आपके साथ है हाथ में तो जरूर खोल के देखिएगा। मैप में यहां पर ब्रिटिश है ये, ठीक है, ये यहां पर है ब्रिटिश, ठीक है। अब यहां से देखिए, और यहां पर पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है, यहां से पुर्तगाली यूरोपीय आए तो ये ब्रिटेन यानी अंग्रेज आए थे। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और सबसे पहले इसमें इन्होंने देखा 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते, चूंकि पहले जो रास्ता था, चूंकि आपको पता है इंडिया ये है, पहले ये वाला रास्ता जाता था। अब आपको पता है बाद में जब
ये रास्ता ब्लॉक हो गया कस्तुनतुनिया पर, तुर्कों का आक्रमण हो गया, तो उन्होंने फिर समुद्री रास्ता ये अपनाया और साउथ अफ्रीका होते हुए और ये इंडिया पहुंचे। अब इन्होंने देखिए कैसे, पहले आपको पता है, देखिए ये कौन सा राज्य है, यहाँ पर मद्रास है, इसके अलावा ये कलकत्ता है, और इधर इंडिया है, इधर बंबई है। इन रास्तों को तय किया है, इसके बारे में आपको समझना है। ये आपको मैप आपके अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। मैप नहीं है तो कम से कम एनसीईआरटी किताब तो होनी ही चाहिए। अब जरा देखिए मेरे भाई, देखें पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन में सन 1600 ईस्वी में एक क्वेश्चन पूछा था सन 1600 ईस्वी। तो बेटा क्वेश्चन आता है कि जब सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका में इसका गठन हुआ था, उस समय भारत पे जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? तो बच्चों आप लोगों को बता दें, अकबर के समय। कौन था? अकबर। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 1600 ईस्वी में भारत में जो मुगल बादशाह थे वो अकबर बैठे थे। ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, चूंकि ब्रिटेन आपको पता है ये भारत है, और भारत के पश्चिम देशों में अगर चले जाओगे, यूरोपीय देशों में चले जाओगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के लिए आती है। तो जरा देखिए पहले क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से एक दस्तावेज ले लिया था, एक शाही फरमान जारी करवा लिया था, और उस शाही फरमान में यह था कि वो बिना किसी कंपटीशन के व्यापार करेंगी। यानी किसी कीमत पर अब कोई दूसरा ब्रिटेन से ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पूर्व के देशों में जाए और मेरे बराबरी करे जाके। इस बात का उन्होंने दस्तावेज करवा लिया। अब अंग्रेजों को इस बात की तो टेंशन नहीं थी कि वो भारत में जाएंगे और जाने के बाद जो है अब दूसरा कोई अंग्रेज खड़ा होगा। लेकिन एक बात बताइए, आपने ब्रिटेन से तो करवा लिए, ये तो बात हम मंजूर कर रहे हैं, लेकिन क्या यूरोपीय कंपनियों को आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। बेटा आप आए, सब कुछ है, आप अपना व्यापार करने लगे, लेकिन अब पुर्तगालियों को नहीं रोक सकते हो, फ्रांसीसियों को भी नहीं रोक सकते हो, डचों को भी नहीं रोक सकते हो। अच्छा, सबकी डिमांड एक ही चीज की थी कि सबको ही सूती वस्त्र चाहिए है, सबको ही मसाला चाहिए था, सबको ही दालचीनी चाहिए था, सबको ही इलायची चाहिए था। अब जब बहुत सारे लोग आए, अब बहुत सारे जब लोग आएंगे इंडिया में, अब वो यहीं से दालचीनी मसाला सारी चीजें खरीदेंगे। अब अगर हम अकेले व्यापार करेंगे तो हम एक मोनोपोली होगी, मेरा एकाधिकार होगा, हम जितने हम चाहेंगे उतने बेचेंगे। लेकिन जब बहुत सारे लोग आएंगे, तब जब बहुत सारे लोग आएंगे खरीद के ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगी, इसके लिए हमें कीमत डाउन करके बेचना होगा, तो मुनाफा कम होगा। इसलिए एक दूसरे को क्या करते थे कि एक दूसरे के जहाज डुबो देते थे समुद्र में ही, छोटा सा डुबो दिया, हम अपना चल रहे। जो जितना ताकतवर इसके लिए एक सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी। तो अब जरा देखिएगा कि सन 1600 ईस्वी में, आप लोगों के सर आपको ठीक है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर एक्ट अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब अब दूसरे किसी को वो अधिकार नहीं है। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी, यानी इंग्लैंड की, ये शब्द पढ़ा, देखो इतिहास और संविधान जब पढ़ोगे यार, किसी भी जीएस पढ़ोगे, उसमें टर्म की, अब उसने कहा इंग्लैंड की, यूरोप की बात नहीं है, केवल इंग्लैंड की बात है कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकता था। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजों को खरीदा। क्योंकि हमारे यहां उन्होंने कपड़े, सूती वस्त्र, मसाला है, दालचीनी, चीजें खरीद कर और महंगी चीजों पर बेच सकते थे। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से कंपटीशन का कोई डर नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि कोई ब्रिटेन या कोई अंग्रेज हमारे साथ आएगा। अब देखिए उस जमाने में वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, देखो एनसीईआरटी का सबसे अच्छा फायदा पता क्या है, इन्होंने लिखा, देखो ये अर्थ लिख दिया है कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेच देना। यानी आगे अब आप जो भी लोग बिजनेस करते हैं हमारे यहाँ पर, जितने भी लोग होते हैं, यानी बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, यानी 1 करोड़ चीज लाए 1.5 करोड़ बेच, यानी वाणिज्यिक हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो यही वाणिज्य होता है। यानी वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर कंपटीशन से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई कंपटीशन ना हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज जो था, यानी जो फरमान था, ये भैया सभी यूरोपीय शक्तियों को तो नहीं बचा सकता था, सभी यूरोपीय ताकतें थी उनके लिए थोड़ी था, केवल ब्रिटेन के लिए था। तो जरा देखिएगा, अरे भाई इधर सीधे आ जाओ, देखिए
हाँ, लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। बिल्कुल सही बात है, केवल अब ब्रिटेन वाले के लिए तो था, भैया हम ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन का कोई दूसरा नहीं जा सकता था। अब जरा देखिएगा, हाँ, अब देखिए कि जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी आपको पता है, जब तक इंग्लैंड यानी अंग्रेज आए, इससे पहले ही आपको पता भारत पे सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। क्योंकि पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आया, इसके अलावा जो है डी अल्मीडा आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके अलावा जो है फिर डच भी आ चुके थे। हालांकि पुर्तगाली अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। इसमें अल्मीडा जो था वो अपना अल्बकुर्क था, ये गवर्नर बन चुके थे और गोवा जीत भी चुके थे। कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंटी और अपना काम शुरू कर चुके थे। ठीक है, आपको बता दें कि प्रिंटिंग प्रेस का जो इतिहास है वो भी पुर्तगालियों के नाम जाता है। आलू की खेती, तंबाकू की खेती, ये सब किसके नाम जाता है? पुर्तगालियों के नाम जाता है। अब जरा देखिए, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में ही पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक, यानी 17वीं शताब्दी की यानी शुरुआत की अगर बात करें, यानी 1600 से और 1650 ईस्वी की बात है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे और कुछ ही समय में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब आएगा मजा, अब सारे भिड़ेंगे, अब सब आएंगे, अंग्रेज भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, डच भी आ गए, अब मजा आएगा, अब लड़ेंगे। लेकिन यार लड़ेंगे किसके लिए? हमारा ही देश है, हमारे ही देश में आ गए, कब्जा भी हमारे यहाँ करेंगे, लड़ेंगे भी। गजब मामला था भाई इन लोगों का। हमारे राजा अपनी अपनी में लड़े पड़े थे। देखिए, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। जैसे आपको पता है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है। लेकिन आपको पता है, यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती कंपटीशन में भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। अब कीमतें बढ़ेंगी तो आपको पता है लाभ कम होगा। अब इन सब चीज़ों के लिए आपने देखा कि लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी। यानी जैसे जैसे आए तो इसकी जो है लड़ाई शुरुआत हो गई। अब 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे के जहाज डुबो देते, जाओ एक दूसरे के, और लदे जहाजों को आगे नहीं जाने देते थे। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ देखिए, अब बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, क्योंकि कोई सुरक्षा तो थी नहीं, जिसको जैसा मौका लगता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको मौका लगा उसने डुबाया। अब क्या हुआ कि और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। किलेबंदी यानी जो व्यापारिक चौकियां थी, किले का मतलब होता था कि जो दीवारें वगैरह, फोर्ट वगैरह होते थे, उससे सुरक्षित रखा था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। स्थानीय शासक का मतलब हो गया कि जो भारत में लोकल शासक थे उनसे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कैसे हुआ। देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, बच्चे पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 ईस्वी में हुगली। बेटा हुगली का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए बंगाल। यानी पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी हुआ करते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस का मतलब जो ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं, जो सामान होते हैं जहां पर माल रखा जाता है, वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके जो ऑफिस वगैरह हुआ करते थे, इनमें कंपनी के जो ऑफिसर थे यानी अफसर थे बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने 14 करोड़ व्यापारियों के फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, 1696 यानी 1691 में फैक्ट्री आई और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि कंपनी ने सोचा कि अगर किला नहीं बनाओगे तो सुरक्षा की दृष्टि से किला बनाना शुरू कर दिया। किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। आप देख रहे हो ना रिश्वत का खेल, ये तुम्हारे से बीपीपी पेपर में ही नहीं है,
ये आपके आरो में ही नहीं सीमित है। देख रहे हो ना, पूरे पूरे गांव खरीद लिए मुगल अफसरों को पैसे देकर। यानी पैसे में बड़ी ताकत है। लेकिन मुझे अपनी सरकार से इस अब उम्मीद है कि एंटी करप्शन नियम लाएंगे और अब ज्यादा रिश्वत का खेल नहीं चलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने तीन गांव में एक गांव था कालीकाता। कौन सा गांव था? कालीकाता, जो कि वर्तमान में कलकत्ता है। बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने का फरमान दे दे। किसको? आपको पता है, औरंगजेब को। अब बस खेल यहीं से शुरू हो जाता है। बस सारी लड़ाई की जड़ ही यहीं पे है। औरंगजेब ने दे दिया, क्योंकि अंग्रेज वहां से अच्छे प्रकार की घोड़े लाते थे, दारू लाते थे, और भी बहुत कुछ था। और उससे हमारे अंग्रेज खुश हो जाते थे। खुश होकर उन्होंने फरमान जारी कर दिया। अब फरमान, अब जब टैक्स नहीं पड़ेगा, अभी हम करोड़ों रुपए कमाए, सरकार कह दे आपसे टैक्स नहीं पड़ेगा, तो आपको पता कि हमें अमीर बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बेटा एक बात आपको बता दे, टैक्स देना जरूरी है, किसी कीमत पर जरूरी है। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप ये मान लीजिए कि आप रोड पे नहीं चल सकते हो। बिना टैक्स को कोई चीज़ संभव ही नहीं है। हमारा जो सूर्य है ना, वो भी टैक्स लेता है, तभी बरसात करता है। आप अंजलि में जब पानी पीते हो ना, अपने हिस्से का टैक्स ले लेता है, तब जाके कहीं सावन में जो है आएगा मजा बरसात का। ठीक है, तभी आप गाना गा पाते हो, नहीं तो बिना टैक्स कैसे चलेगा। अब देखिए, कंपनी से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी थी। यानी कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल, यानी कंपनी ये चाह रही थी कि भारत में जितनी रियासतें हैं उन्हें हासिल कर लो, मुनाफा ले लो। इन सब चीजों को लेकर कंपनी चल रही थी। ठीक है, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पे, अब जैसे मान लीजिए कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको तो टैक्स फ्री व्यापार करने का परमिशन मिल गई, लेकिन कंपनी के जो ऑफिसर थे, अब वो अगर ये चाहें कि नहीं हम भी मतलब जो है बिना टैक्स व्यापार करें, तो ऐसा संभव नहीं था। अच्छा, इसको आगे देखिएगा। अरे भाई कहा इतना टेढ़ा हो रहे हो भाई? देखिए, इसको चित्र को थोड़ा सा देखिएगा। ये मद्रास के जहाजों से सामान, स्थानीय नौकाएं और ये सब चीजें आपके उसी समय के चित्र को लेकर दी गई हैं। अगला पेज खोलते हैं। व्यापार से युद्धों तक। ये भैया रॉबर्ट क्लाइव है, चोट्टा। इसने जो है सब खेल खराब कर दिया, लेकिन इसको जरा देखिएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, ऐसा नहीं है, अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। देखिए, व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में, यानी 1700 के बाद और 1700 से 50 तक, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई चाइना की कंपनी आ जाए या कोई ब्रिटेन की कंपनी आ जाए, अमेरिका की कंपनी आ जाए, अब वो ये कहे कि जाइए आप उत्तर प्रदेश में, आपसे टैक्स फ्री, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और आप व्यापार करिए। आपने तो मान लीजिए केंद्र सरकार ने कह दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तो हालत आपने खराब कर दी। यानी लोकल की जो सरकार थी उस वो कैसे अपना काम चलाएगी? तो यानी इसी चीज के लिए जब व्यापार जो है, औरंगजेब ने तो कह दिया, लेकिन बंगाल का जो इनकम थी, बंगाल की जो रेवेन्यू थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गई। तो बंगाल के नवाबों, कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। चूंकि औरंगजेब की मृत्यु हुई, अब बंगाल के नवाब ने कहा देखो औरंगजेब ने आपको परमिशन दिया था, आप जाइए, अब आप जो है किसी कीमत पर आपको अब टैक्स फ्री व्यापार करने का कोई परमिशन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो आप जरा देखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान, ये नाम आपको याद रखना है। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, यानी आपको पता है मुर्शिद कुली खान, इसके बाद कौन आया? अलीवर्दी खान, उसके बाद आएगा सिराजुद्दौला। यानी मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली के बाद नवाब बनता है अलीवर्दी खान और उसके बाद बनता है सिराजुद्दौला। ये सभी सख्त यानी ताकतवर शासक थे। उन्होंने अपनी कंपनियों को रियासतों को देने से मना कर दिया। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से, यानी कंपनियों से ये कहा कि आपको हम रियायत नहीं दे पाएंगे, औरंगजेब ने दिया था, अब हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने लगे। नजराने मतलब जानते हो? भेंट, यानी पैसा, वही टैक्स।
और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया कि आप जो लगातार जो किले बनाते हैं ना, तो इन शासकों ने कहा, इन जो नवाबों ने इसे रोक दिया। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों को खराब लगेगा। तो कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 420 का आरोप लगाते हुए 420 में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंपनी पर उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल की राजस्व वसूली कम हो रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों पर उनके अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास किया। सिंपल सी बात है, टकराव शुरू हो गया भाई। औरंगजेब की मृत्यु हुई और इधर बंगाल के नवाबों की ताकतें बढ़ी, इधर जो है अंग्रेजी कंपनियां जो थी वो भी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही थी, इसके बाद वो टैक्स देना नहीं चाह रही थी, उधर बंगाल का राजस्व कम होना चाह रहा था। टकराव तय है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब टैक्स फ्री व्यापार होने की परमिशन मिले। अब अंग्रेज जो चाहते थे कि बंगाल का जो नवाब है वो कठपुतली हो। कठपुतली का मतलब होता है कि एक खिलौना जो होता है ना, कठपुतली टाइप का, जो उसी के इशारे पे नाचे। मैं कहूं तू भौंक तो भौंक, मैं कहूंगा तो नाच, है ना। तो उस हिसाब से अंग्रेज चाहते थे इसके लिए। और ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता चला गया। ये टकराव और जब गंभीर हुआ तो इसने क्या किया, युद्ध का रूप धारण कर लिया। ये किसका रूप? युद्ध का रूप धारण कर लिया। अब जरा देखिए, अब आपको पता है कि टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि युद्ध का रूप। अब आपको पता, बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक जगह है जिसका नाम है प्लासी। वहां पर क्या हुआ कि अब 1756 ईस्वी की बात आ गई। अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। अब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ताकतवर शासक था, हल्का शासक नहीं था। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय भी था। कंपनी ये जानती थी, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सारजी अकेडमी आ गई है, अब कुछ भी करो पढ़ना तो पड़ेगा, भय है आपको, आप पढ़ोगे, नौकरी तो लेनी पड़ेगी। तो अब आपको पता है कि कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, यानी कंपनी डर रही थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली में तो जानते हो भाई, मैं कहूं नाच तो नाच, ठीक है। अब जरा देखिए, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे, लेकिन सिराजुद्दौला ये भी मानने वाले नहीं थे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। अब जवाब ने सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि जो आपका किला बना हुआ है बंगाल में, उस पे ताला डाल दिया जाए। यही चीजें हैं कि जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए। किसके? सिराजुद्दौला के, यानी कंपनी मेरे राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, ठीक है। किलेबंदी को रोके और बाकायदा टैक्स दे। ये किसका हुक्म था? सिराजुद्दौला का, ठीक है। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को नहीं तैयार हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कासिम बाजार बंगाल में है, ठीक है। अब कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। यानी नवाब, अब देखिए, नवाब मतलब समझो, अगर नवाब की बात है तो सिराजुद्दौला, कंपनी का मतलब अंग्रेज, नवाब का मतलब सिराजुद्दौला। तो नवाब की फौजों ने कंपनी के सभी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अब चूंकि अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों की कितनी सेना होगी, क्योंकि वो तो भाई अंग्रेज व्यापार करने आए थे। और इधर सिराजुद्दौला जिसके पास 1 लाख सेना थी, उसने 30,000 सेना ट्रांसफर कर दी और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। यानी पहले तो उधर ताला डाला और किले पर कब्जा के लिए राजा उनके किला भी कब्जा कर लो। अब जरा देखिए, कलकत्ता के हाथ, अब आपको पता है जब अंग्रेजों को ये लगा कि हमने व्यापार कलकत्ता से ही शुरू किया है। आपको ये बता दें कि कलकत्ता उसमें देश की एक रूप से आर्थिक राजधानी, पूरा भाई आपको पता है कलकत्ता था पोर्ट यानी बंदरगाह, पूरे विदेश से आना जाना वहीं से तो होना था। भाई किसी के मन में चल रहा होगा कि सर जी अंग्रेज कलकत्ता में ही क्यों गए, मद्रास में ही, मसूलीपट्टनम, गुजरात, गोवा, केरल, यही चीजें आपने सुनी होगी, क्योंकि आपको पता है ये सब तटीय इलाके हैं। यहाँ से समुद्र से आए, उनके नौकाएं, उनके जहाज आते थे, माल लाते थे, वहीं चले जाते थे। कलकत्ता सबसे अच्छी जगह उनके लिए थी। अब देखिए, अब चूंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि कलकत्ता उनके हाथ से चला जाएगा, तो तभी कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव, चूंकि आपको एक बात बता दें, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ये मद्रास में किलर के पद पे था,
ठीक है, लेकिन योग्य और काबिल था, इस बात को माननी पड़ेगी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। नौसैनिक मतलब नेवी, ठीक है, इसकी मदद मिल रही थी। और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, यानी नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। आखिर रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध का रूप, पहले पूरी सौदेबाजी चली, सब कुछ बात नहीं बनी, तो मामला टकराते 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 युद्ध पे आ गया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर एक व्यक्ति था, अंग्रेजों ने कहा कि अगर एक बात बताओ, इन सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्ही को बंगाल का नवाब बना दे तो कैसा रहेगा। अब लालच बुरी वाला, मीर जाफर तैयार हो गए। तो मीर जाफर था, तो मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने हाथ से मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा, संपन्नता का आश्वासन, इसको जरा पढ़ना जरूरी है। चूंकि देखिए, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। बेटा ये चीज आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको जरूरी है। बस एक दो पॉइंट और देखते हैं, प्लासी का युद्ध समाप्त कराते हैं, इसके बाद आपका फिर कल पढ़ाते हैं। देखिएगा, अरे भाई, हाँ ये बस 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 बेटा शांत हो जाओ। हाँ, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और जैसा कि उन्होंने कहा था, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कंपनी कभी अभी अब शासन की जिम्मेदारी संभाले, यानी कंपनी, अच्छा कितनी उन्होंने एक चीज देखा, यानी उंगली पकड़ी, पहले किस प्रकार से औरंगजेब से टैक्स फ्री व्यापार किया, फिर इसके अलावा धीरे धीरे किले बनाए, किले बनाने के बाद फिर सिराजुद्दौला को हटाया, सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर जाफर, और मीर जाफर के सामने उन्होंने ये नहीं कहा हम डायरेक्ट शासन करेंगे। उन्हें पता था अगर आप डायरेक्ट अगर आसमान पे चढ़ना चाहेंगे तो बहुत जल्दी गिरेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए कि उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार, उनका मूल उद्देश्य था पैसा कमाना। ठीक है, अगर ये काम स्थानीय शासकों की सहायता से अगर बिना ही लड़ाई के काम चल रहा था तो वो क्यों ऐसा करते कि हम खुद स्वयं गद्दी पर बैठे। टारगेट हमारा पूरा हो ही रहा, जब हमारी नौकरी लगी रही है तो हम क्यों रुपए किसी को दें। हम जब 8 घंटे मेहनत करके हम कलेक्टर बन सकते हैं तो किसी को क्यों 10 लाख रुपया 20 लाख रुपये पेपर लीक कराने दें। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। तो जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है, कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलेंगे क्योंकि पैसे की तो उनको भी जरूरत पड़ेगी भैया, राज्य चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो फिर कंपनी क्या करती, कंपनी ने मीर जाफर, किसको, मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। अब मीर जाफर ने भी जब कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया और मीर कासिम परेशान करना लगा। तो 1757 के बाद 1764 आया और बक्सर की लड़ाई हो गई। ठीक है, तो बच्चों अब ये बक्सर की लड़ाई यहां पर शुरू हो गई। इसके अलावा बक्सर की लड़ाई के बाद इसमें मीर जाफर के बाद कौन आता है, मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर, फिर बक्सर की लड़ाई हुई, त्रिगुट समझौता हुआ 1765 ईस्वी में, और धीरे धीरे ये कैसे बढ़े, इसके लिए मैं आपको कल वीडियो बनाऊंगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज मेरा ये इतिहास का पहला वीडियो था। अगर आपको कोई समस्या लगी तो कमेंट में लिखें। अगर आपको ये लगे कि और आगे वीडियो चाहिए तो मैं आप बना दूंगा। अगर कोई बात ऐसी नहीं है, बाकी मैं आपको मैथ तो पढ़ा ही दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो था, आज के लिए यहीं पे। थैंक यू, धन्यवाद।